नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल आज डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर। यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की गई है दोस्तों। रिसेंटली जो फार्म बिल्स पास हुए थे, अभी करवाए गए हैं, जो इतना रकस हो गया, 8 राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया। उस समय पे ये मेंबर्स यही डिमांड कर रहे थे कि ये जो बिल्स है ना, आप इसको एक कमेटी के पास भेजो, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए वेट होने के लिए। पहले तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट्स की डिमांड की। डिवीजन ऑफ वोट्स मतलब वोट डाल के डिसाइड करिए कि कौन सी पार्टी के कितने कितने एमपीज इस बिल को फेवर कर रहे हैं, कितने अपोज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टी वाइज स्टैंड भी पता चल जाएगा और ओवरऑल राज्यसभा में क्या सपोर्ट है और क्या अपोजिशन है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जो भी डेप्यूटी चेयरमैन थे हरिवंश साहब, उन्होंने किसी भी तरीके की वोटिंग कराई नहीं। फिर एक और डिमांड आ रही थी इन फार्म बिल्स को लेके कि इनको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाए, वो भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट रूलिंग गवर्नमेंट के काम करने के तरीके की स्क्रूटनी करके जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, वेलेरियन रॉड्रिक्स, ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को बैक बर्नर पर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का प्राइमरी रोल है, डिस्कशन, रिकंसिडरेशन, इसको खत्म किया जा रहा है। तो इसको देखेंगे। दोहा काबुल जर्नी एज अ रोड टू नोवेयर। देखिए, इसमें आपको जो भी अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल इलाके हैं उसके मैं आपको दिखा दूंगा। डोहा कहाँ पे, ये मैप पे दिखा दूंगा। उसके आसपास का नेबरहुड दिखा दूंगा। साथ साथ ये जो इंट्रा अफगान पीस टॉक्स हो रहे हैं, ये क्यों फेल होने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत करी गई। इसके बारे में एक और वीडियो मैंने पहले बनाई है, तो उसका रेफरेंस भी दूंगा। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फाइनली एक आर्टिकल है कोर्ट डिबेट। देखिए, जो लेबर लॉस अभी रिसेंटली लेके आए हैं उसको लेके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। लेबर लॉ जो रिसेंटली, देखिए, 3 बिल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, फिर एक है सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड हो गया 2020। ये 3 कोड्स को अभी रिसेंटली पास करा लिया गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। पास कराने से पहले ही मैंने इन तीनों कोड्स के ऊपर एक वीडियो बताई थी और मैंने आपको बताया था ये पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों वापस जाके ये वाली जो वीडियो है मेरी, 3 लेबर रिफॉर्म्स 2020 एक्सप्लेन, इसको जाके देख लीजिए। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ आप यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में दिए गए वो सब पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं, यहां पे अलग से डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। फिर बात करते हैं सेस पूल की। द सेंटर मस्ट कीप द फेथ ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट्स एंड द पीपल, स्टॉप मिस यूजिंग सेस। सबसे पहले तो इस रिस्पेक्ट में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देखो जाके, ये वाली। कैग सेज गवर्नमेंट डिडंट ट्रांसफर 60% सेस टू रिजर्व फंड्स। देखिए, सेस सरचार्ज के साथ मेरे नाम सर्च मार दीजिए यूट्यूब में, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था कि कैसे कैग ने इस बार एक रिपोर्ट दी है कि 2018 से 19 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2.75 लाख करोड़ रुपए आए सेस के अंदर। सेस और सरचार्ज में फर्क क्या है वो भी मैंने आपको बताया। टैक्सेस और सेस और सरचार्ज में क्या फर्क है ये भी बताया। रिजर्व फंड्स क्या होते हैं ये भी बताया। तो जो 2.75 लाख करोड़ रुपया था जो सेस में आया, उसमें यह बोला गया कि उस रिस्पेक्टिव सेस का जो भी रिजर्व फंड था उसमें केवल 1.64 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया, केवल 60% ट्रांसफर किया गया, और 1.1 लाख करोड़ को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रखा गया। अभी ये रिजर्व फंड क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है, इसके लिए इस वीडियो को देखिए जाके, मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूं। बस उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखिए, पार्लियामेंट ने किसी एक रिस्पेक्टिव सेस में, मतलब एक रिस्पेक्टिव सेस का पैसा उस सेस को खर्च करने के लिए जो रिजर्व फंड बनाया था उसके अंदर नहीं डाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस, अभी स्वच्छ भारत सेस का जो रिजर्व फंड है वो है राष्ट्रीय स्वच्छता कोष। राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में मान लीजिए स्वच्छ भारत सेस के थ्रू आया हुआ पूरा का पूरा पैसा सरकार ने नहीं डाला, कुछ पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रह गया। तो यहां पे बहुत सारे जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जितना पैसा उस कोष में नहीं डाला गया है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले पैसे को किसी और वजह के लिए खत्म किया गया है। अब यहां पे कोई स्पेसिफिक स्टैंड निकल के नहीं आ रहा है।
ना न्यूज़पेपर क्लिपिंग से और ना ही ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट का स्टैंड आया है कि टोटल जो 2.75 लाख करोड़ रुपए है उसमें से 60% पैसा रिजर्व फंड में डाला गया और 40% पैसा वापस रखा गया सीएफआई में। अभी जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस रखा गया उसको उसी काम के लिए खर्च किया गया जिसके लिए सेस लगाया गया था, या किसी और काम के लिए खर्च किया गया? अगर उसी काम के लिए खर्च किया जाता तो ऑब्वियस सी बात है अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता गवर्नमेंट का, बट गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यानी कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि वो जो पैसा जो कि रिजर्व फंड में नहीं डाला गया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा गया, हो सकता है कि उसको किसी और काम के लिए खर्च कर लिया गया हो। और अगर ऐसा हुआ है तो जो सेस का बेसिक प्रीमाइस है वो वॉयलेट हुआ, क्योंकि सेस का बेसिक प्रीमाइस ही यही बोलता है कि आप सेस किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगा सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए जाके, तभी आपको चीजें क्लैरिफाई होंगी। अब बचे हुए जो 2 आर्टिकल्स उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर दीजिए, चाहे आप लोगों को बता के वर्ड ऑफ द माउथ से शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डेली बेसिस पे मैं इन लेक्चर्स की पीडीएफ को अपडेट कर सकता हूं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के बाद आप मैसेज करिए, ठीक है, मैसेज करिए, आपकी जो भी जेन्युइन क्वेरीज होगी उसका मैं आपको जवाब दूंगा। फॉलो किए बिना मैसेज मत करना, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर, डाटा शोज दैट गवर्नमेंट इज लूजिंग साइट ऑफ पार्लियामेंट्स प्राइमरी रोल, डिस्कशन एंड रिकंसिडरेशन। देखिए 1940s में जब भी इंडिया में एक नए संविधान बनने की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी, उस समय पे एक ऐसा तबका निकल के आया था जो ये बोलता था कि देखिए इंडिया इज नॉट सूटेड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। वहीं पे एक तबका, एक और ऐसा था, जो दूसरा वाला तबका था वो डोमिनेंट था, जो बोलता था कि इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बना है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनेगी, जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के चुन के आएंगे उनको रिस्पॉन्सिवनेस रहेगी इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू, उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और कहीं ना कहीं आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंडिया में ले आए। लेकिन यहाँ पे ऑथर बहुत ही सैटिरिकल वे में, सैटिरिकल मतलब क्रिटिसाइज करने वाले ले में लिख रहा है कि वो जो लोग थे 1940s में जो ये बोलते थे कि इंडिया इज नॉट सूटेड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो जहां पे भी इस समय मरे पड़े हैं, कब्र में हैं, या फिर जो खत्म हो गए हैं, वो सोच, अगर आज जिंदा होते तो वो सोच के हंस रहे होते कि जो उन्होंने उस समय पे बोला था वो सही है। अब यहां पे दोस्तों बात की गई है, देयर इज अ रनिंग थ्रेड across the constituent assembly debates that parliament at the center and legislatures at the state would be the key institutions around which parliamentary democracy in India would revolve। यानी कि संविधान को बनाने की जो असेंबली थी उसमें जो भी बातचीत चल रही थी उसमें बोला गया था कि सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट होगी और स्टेट के लेवल पे भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जैसी चीज होगी, और पार्लियामेंट जो करेगा ऑलमोस्ट उसी को स्टेट लेजिस्लेचर इमिटेट करेगा। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी पार्लियामेंट में थी कि जितना ज्यादा अच्छा सेंटर के लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बनाकर रखा जाएगा उतनी ही अच्छी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्टेट के लेवल पे रहेगी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम तो आ गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या था कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करना है। अभी आप एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कैसे कर सकते हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म निकल के आता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करने का, और वो है कमिटी सिस्टम। अगर आप पार्लियामेंट में बात करो दोस्तों तो 2 तरीके की कमिटीज हैं, एक तो है आपकी स्टैंडिंग कमेटी और एक है आपकी एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी वो कमिटीज होती हैं जिनको किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जब वो स्पेशल पर्पस पूरा आ जाता है इन एड हॉक कम्युनिटीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एस्टिमेट्स कमेटी हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई, ये सब स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट रहेंगी ये, ठीक है। और फाइनेंशियल फील्ड की कमिटीज है, कमिटीज के बारे में मैंने पहले भी बताया था और लक्ष्मीकांत में डिटेल में बात करूंगा। एड हॉक कमिटीज बहुत ज्यादा है, स्टैंडिंग कमिटीज बहुत ज्यादा है, अलग अलग कमिटीज की मेंबरशिप अलग अलग है, कुछ में केवल लोकसभा के मेंबर है जैसे कि एस्टिमेट्स कमेटी, कुछ में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर है। अब दोस्तों अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, कई बार उसने कमिटी के पास कुछ बिल्स को भेजने से, कुछ नियम कानून को भेजने से झिझक दिखाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटी के पास कोई बिल जाएगा तो उस बिल के ऊपर बहस होगी, तो एग्जीक्यूटिव अगर उसमें कोई गलत नियम कानून को डालना चाहता है, कोई गलत प्रोविजन को डालना चाहता है तो कमिटी उसको पॉइंट आउट कर देगा। तो कहीं ना कहीं कमिटी से बचने की कोशिश की है हमारे एग्जीक्यूटिव से। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी की बात करो, पार्लियामेंट की पावर की बात करो, पार्लियामेंट की ताकत,
लेजिस्लेचर की ताकत किसको अकाउंटेबल करने में, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करने में, इसकी बात करो तो भैया ये जो कमिटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर कमिटी ऑफ स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट, जैसे कि आपकी एस्टिमेट्स कमिटी हो गई, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हो गई, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गई। दूसरी बात, इन कमिटीज की अगर आप बात करो तो दे आर नॉट डिवाइडेड ऑन पार्टी लाइंस, क्योंकि इन कमिटीज में सारे पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं। ये कमिटी पब्लिक ग्लेयर के बाहर काम करती हैं, यानी कि जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बहस हो रही होती है, तो खुलेआम लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ये कमिटीज चुपचाप से काम करती हैं, तो चुपचाप से काम करती हैं तो थोड़ा न्यूट्रल रह के काम करती हैं। इनफॉर्मल कोड्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। प्लस जो नए मेंबर्स हैं, यंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो वो चीजों को समझ पाते हैं कि हाँ भाई एक्चुअली में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है। फिर इन कमिटीज के पास ये लेवरेज है कि ये किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, उससे राय दे सकते हैं। तो इकोनॉमी के फील्ड में अगर इनको किसी कुछ प्रॉब्लम है तो कहो ये IIM अहमदाबाद के इकोनॉमिक्स के हेड को, प्रोफेसर को फोन करेंगे, सर यहाँ पे आइए, आपसे हमको कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, तो वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से कमिटीज काम करती हैं। कहीं ना कहीं ये कमिटीज बहुत यूजफुल हैं इनफॉर्मली काम करने में, बैकग्राउंड काम करने में। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, ये जर्नलिस्ट लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं जो कि मासेस को मोबिलाइज करने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये लोग किसी टेक्निकल फील्ड में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो, ये जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं कि ये बैंकिंग के, फाइनेंस के, हेल्थ के, सिक्योरिटी के फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो उन फील्ड्स में जो एक्सपर्ट होगा, उन एक्सपर्ट्स को बुला के ये लोग उसकी राय ले सकते हैं। कमिटी के जब काम होते हैं तो बड़े बड़े डरते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिशियल डम्स है, ये यहाँ पे जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग डरते हैं इस कमिटी के कामों से, तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें दोस्तों हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कमिटीज की यहाँ पे तारीफ करी जा रही है। अब देखिए, बिसाइड्स द स्टैंडिंग कमिटीज, द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेटअप फ्रॉम टाइम टू टाइम एड हॉक कमिटीज। ये मैंने अभी आपको बताया, स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एड हॉक कमिटीज बनाया जा सकता है। ये एड हॉक कमिटीज इंडिविजुअल बेसिस पे बनाई जा सकती है, यानी सिर्फ लोकसभा की, सिर्फ राज्यसभा की बनाई जा सकती है, और ज्वाइंट बनाई जा सकती है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर हो और दोनों मिलकर नियम कानून बनाएंगे। तो यह बात यहां पे बोली गई है। अब देखिए, कमिटीज के कुछ फायदे बताए जा रहे हैं, कुछ एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी। जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम है ना इंडिया में, वो क्रिएटिव नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, इमेजिनेटिव नहीं है। दूसरी बात, जो ये कमिटी सिस्टम है, इन कमिटीज में जो आप कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट होना है मेंबर्स का, उसमें किसकी चलती है, तो प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ द हाउस की चलती है। तो लोकसभा में स्पीकर की चलेगी और राज्यसभा में चेयरमैन की चलेगी। अब कहीं ना कहीं ये स्पीकर और चेयरमैन अगर न्यूट्रल हैं तो चीजें ठीक है, लेकिन आप ज्यादातर केसेस में देखते हो कि ये न्यूट्रल होते नहीं है। चाहे आप चेयरमैन की बात कर लीजिए राज्यसभा में, चाहे आप स्पीकर की बात कर लीजिए लोकसभा में, दोनों लोग कुछ ना कुछ हद तक जो रूलिंग पार्टी होती है ना उसके प्रति अलाइंड होते हैं। बहुत ही कम ऐसे स्पीकर्स हमको आज तक अपनी हिस्ट्री में देखने को मिले हैं, संविधान की हिस्ट्री में, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, जिन्होंने सीधे सीधे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज को रिबट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे बात की जा रही जीवी मावलंकर जी की, पीए संगमा साहब की, सोमनाथ चटर्जी जी की। तो ये कुछ ऐसे स्पीकर्स के नाम हैं जिन्होंने सीधे सीधे रूलिंग पार्टी के डिक्टेट को मानने से मना कर दिया। बट ज्यादातर स्पीकर्स, ज्यादातर राज्यसभा के चेयरमैन वही करते हैं जो आपकी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स बोलते हैं। फिर भाई देखिए, 1993 में 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई, बाद में इनका नंबर बढ़ा के कर दिया गया 24। इन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, 21 और 10, 21 लोकसभा से, 10 आपके राज्यसभा से। ये जो मेंबर्स उठाए जाते हैं दोनों हाउस में, उस हाउस में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शन में उठाए जाते हैं। और इनको टास्क क्या दिया जाता है, दे लुक इनटू द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स कंसर्न, यानी एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जा रहा है, उनको क्या ग्रांट दी जा रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। टू एग्जामिन बिल्स पर्टेनिंग टू देम, टू कंसीडर देयर एनुअल रिपोर्ट्स, टू लुक इनटू देयर लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के पास क्या पैसा जा रहा है, कितना डिमांड कर रहे हैं, वो देखेंगे। जो बिल्स इन डिपार्टमेंट्स ने, मिनिस्ट्रीज ने पास किए, उनको एग्जामिन करेंगे, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेंगे, उनके लॉन्ग टर्म प्लान को आप कह सकते हैं वेट करेंगे और पार्लियामेंट को बताएंगे। अब अगर कमिटी के काम करने के तरीके पे देखा जाए तो स्टैंडिंग और एड हॉक कमिटी ने नो डाउट अच्छा काम किया अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें।
लेकिन लास्ट कुछ सालों से देखा जाए तो इन कमिटीज की ताकत कम हो रही है। डाटा बाय पीआरएस, ये पीआरएस इसको बोला जाता है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। बेसिकली ये इंडिया का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सितंबर 2005 में इसको बनाया गया था एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिससे इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बेटर ट्रांसपेरेंट किया जा सके, पार्टिसिपेटरी किया जा सके। तो ये है आपका पीआरएस, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पीआरएस का क्या बोलना है? पीआरएस का ये बोलना है कि देखिए 14वीं लोकसभा में 60% ऑफ द बिल्स कमेटी के पास गए थे, वेटेड बाय द डीआरएससी कंसर्न। तो डिपार्टमेंटल रेटिंग स्टैंडिंग कमिटीज थे, उन्होंने 60% ऑफ द बिल को वेट किया था। 71% ऑफ द बिल्स इन 15th लोकसभा वर वेटेड बाय दिस कमिटीज। और आपको पता है 14वीं और 15वीं लोकसभा में कौन सी पार्टी थी पावर में? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 16वीं लोकसभा जो आई, मतलब 2014 से लेके 2019 में कौन सी पार्टी पावर में आ गई? बीजेपी, जो बोला जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इनके दौरान लोकसभा में डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने केवल 27% बिल को वेट किया है। तो बोला यह जा रहा है कि इस सरकार 14वीं लोकसभा से पहले की जो लोकसभा थी, वहां पे स्टैंडिंग कमिटीज के पास बिल को ज्यादा भेजा जा रहा था, वो ज्यादा वेट कर रहे थे। और अब स्टैंडिंग कमिटीज के पास बिल को कम भेजा जा रहा है अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर। अभी इसके दो फैसेट्स हैं दोस्तों। ये ऑथर इस आर्टिकल में वो फैसेट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री डिस्कशन को रोक रही है प्रेजेंट सरकार, पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं होने दे रही, कमिटीज की ताकत को कम कर रही है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि पहले अगर रूलिंग गवर्नमेंट कोई अच्छा बिल इंट्रोड्यूस करे तो उसको कमेटी को रेफर कर दिया जाता था, और कमेटी में वो बिल पता नहीं कितने सालों के लिए पेंडिंग रहता था, वहीं से वहीं खत्म हो जाता था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है अभी वो एक्शन पे भरोसा रखती है कि हाँ भाई नीचे के लेवल पे कुछ होना चाहिए, डिसीजंस को ज्यादा स्टॉल मत करो, लंबे समय तक उनको डिले मत करो। तो दो फैसेट्स निकल के आ रहे हैं। एक फैसेट ये निकल के आ रहा है कि भैया बिल्स को ज्यादा धीरा मत करो, आप उनको जल्दी पास करो। तो अगर आपने वेट करने के लिए भेजा है किसी कमेटी के पास तो जल्दी वेट करो, बट कमेटियां जल्दी वेट करती नहीं, कहीं ना कहीं वो रुका रहता है। ठीक है। दूसरी चीज निकल के आ रही, जो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भैया आप इतना तेज भी मत कर दो कि कमेटी के पास आप कुछ भेज ही नहीं रहे हो, सीधे सीधे या बिल पास करा दे रहे हो। तो यहां पे ये चीजें निकल के आ रही हैं। फिर बात की जा रही है कि लास्ट टाइम एक बिल जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था, वो था राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, सेकंड अमेंडमेंट बिल 2015। इस बिल के ऊपर काफी बहस हुई थी, काफी बवाल हुआ था। फिर ऑथर यहां बोल रहा है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, उसके ऊपर भी किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं हुई। हालांकि उसके ऊपर अगर बहस होती ना तो वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। मेन चीज आती अभी की लेबर बिल। ये जो 3 लेबर बिल्स थे, जो कंडीशंस ऑफ वर्क की बात आते हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात आते हैं, इनको मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में तुरंत के तुरंत निकाल दिया गया बिना ज्यादा किसी डिस्कशन के। तो भैया एक एमिड डेन आप फार्म बिल्स को भी पास करा रहे हो, फिर बाद में आखिरी दिन जब अपोजिशन बॉयकॉट पे बैठा है उस दिन आपने लेबर बिल्स पास करा लिए। तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसके बेसिक सिद्धांत के अगेंस्ट जा रहे हो आप, जो कि सही नहीं है। ये यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। सरकार से जब पूछा गया कि भैया आप ये जो बिल्स इतनी तेजी से पास करवा रहे हैं और स्टैंडिंग कमिटीज को इनको रेफर नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो एक रीजन ये दिया जा सकता है कि भैया कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला हुआ है, ठीक है, ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते बिल्स को जल्दी पास नहीं कर, मतलब बिल्स पे ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो इनको जल्दी पास कराना जरूरी है। कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी में हमको नियम कानून बनाना भी जरूरी ताकि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन अगर उसकी बात है तो ऑथर बोलता है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास कराओ, उनको आप क्यों नहीं पास कराते हो, वो इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस सब बेसिस पे दोस्तों ये बोला जा रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगला आर्टिकल है द डोहा काबुल जर्नी एज अ रोड टू नोवेयर, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नेविट among those who feel the Taliban will find middle ground with the Afghan government। इसके ऊपर तो दोस्तों मैंने भी एक वीडियो बनाई। यहां पे जो नेविट नाम का शब्द दे रखा है, नेविट नाम के शब्द का मतलब होता है विजडम, आपकी सोच की काबिलियत, ठीक है, आपके जजमेंट की काबिलियत। कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि इंट्रा अफगान जो पीस टॉक्स हो रहे हैं, ये जो तालिबान और अफगानियों के बीच में जो पीस टॉक्स हो रहे हैं उससे कुछ कंक्रीट निकल आएगा, कुछ अच्छा निकल आएगा, तो जो ये सोच रहा है उसके अंदर विजडम की कमी है। अब इस चीज से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक और वीडियो बना रखी है, ये वो वीडियो है अफगान पीस टॉक्स सोवियट्स टू अमेरिकन 1979 टू 2020। अफगानिस्तान में पूरा का पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ, सोवियत वॉर के बाद क्या हुआ,
जो आपका अफगानिस्तान का सिविल वॉर है उसमें क्या हुआ, कैसे अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, कैसे 2001 में अलकायदा के चलते अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री मारी, और आज की डेट तक क्या हो रखा है। अफगान पीस टॉक्स को मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, और एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए जाके, अगर अब तक आपने देख लियो तो ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तालिबान कंट्रोल इन अफगानिस्तान, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका डार्क ऑरेंज दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा रेड वाला है, वो इलाका है तालिबान कंट्रोल, ठीक है। जो ये इस कलर में इलाके दिख रहे हैं, ये आपके गवर्नमेंट कंट्रोल, और जो प्रॉपर ऑरेंज इलाके दिख रहे हैं, वहां पे तालिबान भी एग्जिस्ट करता है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। अभी के लिए 47% ऑफ द कंट्रीज टेरिटरीज कंटेस्टेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड तालिबान। 19% ऑफ अफगानिस्तान इज फुल्ली अंडर तालिबान। तो तालिबान काफी हद तक अंदर घुस के बैठ गया है, और कहीं ना कहीं मान लीजिए ये अफगानिस्तान का नक्शा है, अगर ऐसा होता कि इतने इलाके में तालिबान है और इतने इलाके में अफगानिस्तान है तो फिर भी कोई एग्रीमेंट हो सकता था। तालिबान अंदर तक घुसा हुआ है अफगानिस्तान में, ठीक है ना, तो कोई एक प्रॉपर टेरिटरी नहीं है। फिर भाई यहां पे एक और नाम आ रहा है डोहा। तो हमने अफगानिस्तान देख लिया, ओके, अफगानिस्तान का मैप आपको यहां पे नजर आ रहा है, और इनकी राजधानी काबुल यहां पे नजर आ रही है। दो इनके इंपॉर्टेंट शहर, एक कांदाहार और एक हेरात, ये भी नजर आ रहा है, एक मजार शरीफ, ये भी काफी फेमस है। तो अफगानिस्तान का मैप देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो टॉक्स हो रही हैं ये हो रही हैं डोहा में। डोहा कहां पे, कतर में, ये रहा कतर डोहा, गल्फ में है ये, ओके। ये डोहा कटर किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो भैया सऊदी अरेबिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पास पास में कौन सी कंट्रीज है, यूएई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है। अगर आप गल्फ क्रॉस कर जाओ तो ईरान पहुंच जाओगे। ये पूरा गल्फ का इलाका है आपका, ओके। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये मैप्स का क्या सीन है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल की शुरुआत की। उस वीडियो को जरूर देखिए जाके, उस वीडियो को आप देखोगे तो चीजें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी मैं वही चीजें आपके सामने रिपीट करने वाला हूँ, वैसे तो ज्यादातर चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो भैया बहुत दिनों बाद फाइनली अफगानिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स दोहा में आमने सामने बैठे और वहां पे बातचीत हुई। तीन प्लेयर्स हैं यहाँ बात करने में, एक तरफ अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के लोग हैं, एक तरफ तालिबान के लोग हैं, और बीच में इन सब चीजों को मीडिएट कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। अब स्टेटमेंट्स देखिए यहाँ पे, स्टेटमेंट्स में क्या कमी है। अफगानिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, जो कि चेयरपर्सन है अफगानिस्तान हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन, और जो गवर्नमेंट पीस एफर्ट्स को ओवरसी कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और मुल्ला घनी बरादार जो कि तालिबान के डेप्यूटी लीडर हैं, उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे। और उनके स्टेटमेंट्स को जब आप देखोगे तो अफगानिस्तान में ये दोनों पार्टीज किस तरीके का एंड रिजल्ट चाहते हैं, उस एंड रिजल्ट आपको सब्सटेंशियली डिफरेंट दिखेंगे। जो अफगानिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट है वो जिस तरीके का एंड रिजल्ट देख रही है, और ये जो तालिबान के लीडर्स हैं मुल्ला घनी बरादर, ये किस तरीके का एंड रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तालिबान की केवल एक टैक्टिक्स है, वायलेंस वायलेंस एंड वायलेंस। वो सिर्फ वायलेंस करते हैं, वायलेंस पे भरोसा करते हैं। वो वायलेंस वो यूएस की फोर्सेस के अगेंस्ट भी करते हैं, जो अफगानिस्तान की नेशनल डिफेंस फोर्सेस है उसके अगेंस्ट भी करते हैं, और अफगानिस्तान के लोगों के अगेंस्ट भी करते हैं। अफगानिस्तान के लोग तालिबान से बहुत ज्यादा परेशान है। तो कल की डेट में अगर डेमोक्रेसी आती है तो तालिबान का कोई भी लीडर इलेक्ट होके लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के वो लोग उसको किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे। देखिए लोग पीसफुल होते हैं, लोग कभी लड़ाई नहीं चाहते हैं, लोग वहां के हैं बहुत परेशान। तो ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी प्लेयर जो वायलेंस करेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे, और तालिबान इस बात को जानता है। तालिबान अच्छी तरीके से एक चीज जानता है कि अगर उनके हाथ में कोई एक बड़ी चीज है तो है वह है वायलेंस, और वो वायलेंस लगातार कर रहे हैं। अब तक किसी भी तरीके का कोई सीज फायर नहीं हुआ है। तालिबान के सारे जितने भी प्रिजनर्स है सबको छोड़ दिया गया है, 5,000 प्रिजनर्स को छोड़ा गया है, लेकिन अब भी वो वायलेंस कर रहे हैं, सीज फायर नहीं किया उन्होंने। अब जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, जो अफगानिस्तान की तरफ से बातचीत कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, जहां पे लिबरल वैल्यूज हो, इक्वल राइट्स हो सभी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी इक्वल राइट्स हो, और वुमेन के लिए भी इक्वल राइट हो। वहीं पे मुल्ला बारादार जो कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो क्या बोल रहे हैं, वो एक इस्लामिक एमिरेट चाहते हैं अफगानिस्तान में, यानी एक तरीके का टोटलिटेरियन एग्रीमेंट, एक तरीके का मोनार्कियल एग्रीमेंट, जहां पे किसी भी तरीके की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सो थियोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल एजम्पशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी ये नहीं चाहते, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं भैया कि भैया एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाए, कोई वोट और ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए।
तो अब आप यहां पे देखिए, एक बेसिक व्यू पॉइंट ही अलग हो गया। अब डेमोक्रेसी आएगी तो डेमोक्रेसी के साथ भाई आपके ह्यूमन राइट्स आएंगे, ह्यूमन राइट्स आएंगे तो जो माइनॉरिटीज है उनके लिए राइट्स आएंगे, वुमेन के लिए राइट्स आएंगे। ये अफगानिस्तान की रूलिंग पार्टी चाहती है, बट ये तालिबान नहीं चाहती है। तालिबान चाहती है कि भैया इस्लामिक रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी हम चाहते नहीं है। ठीक है, तो अब ये बेसिक व्यू पॉइंट में फर्क आ गया। वुमेन के राइट्स तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, जब ये डेमोक्रेसी नहीं चाह रहे हैं, इस्लामिक एमिरेट चाह रहे हैं, ठीक है, तो ना वुमेन के राइट्स रहने वाले हैं तालिबान के अंदर, ना ही माइनॉरिटीज के राइट्स रहने वाले, और ना डेमोक्रेसी रहने वाली है। तो अब जो डिफरेंसेस हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और इन डिफरेंसेस को दूर कर पाना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो जो कोई भी ये सोच रहा है कि कोई एक डील हो जाएगी, कोई एक मिडिल पॉइंट हम लोग ढूंढ लेंगे, वो नेव है, वो पागल है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी यूएस का यहां पे क्या एंगल है, अमेरिका में आने वाले हैं इलेक्शंस नवंबर में, और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इलेक्शन की जो आप कहते हैं पिच है, इसको स्ट्रांग करने के लिए इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है। तो जो यूएस एंड गेम है ना अफगानिस्तान में, ये किसी भी तरीके की पॉलिटिकल सेटलमेंट में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। अभी अफगानिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं, अशांति है, उससे यूएस को क्या फर्क पड़ता है। यूएस को अपने इंटरेस्ट से मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने इंटरेस्ट से मतलब है। तो वो जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया कि मैं अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लूंगा, और वो किसी भी हाल में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ये करना चाहते हैं। तो यहां पे यूएस को कमिट रहना चाहिए एक इंट्रा अफगान प्रोसेस से। अगर यूएसए ने 2001 में अटैक करके अफगानिस्तान के अंदर एंट्री मारी थी, तो जो बहुत हद तक आज की डेट में सिविल स्ट्राइफ फैला हुआ है अफगानिस्तान में, उसमें यूएसए का एक बहुत बड़ा रोल है। शायद तालिबान आज की डेट में उतना स्ट्रांग ना होता अगर यूएसए की इन द फर्स्ट प्लेस एंट्री ही ना हुई होती आपकी अफगानिस्तान में, बट यूएसए की एंट्री हो गई। अब अगर यूएसए छोड़ रहा है तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से छोड़ना चाहिए। बट ऑब्वियस ही बात है, जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे इस तरीके की उम्मीद रखना कुछ ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है ना। यूएस से वो तुरंत निकलना चाहते हैं, सॉरी, अफगानिस्तान से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने सोल्जर्स को तुरंत निकालना चाहते हैं, यूएस अफेयर्स को अफगानिस्तान में खत्म करना चाहते हैं, और खत्म करने से पहले वो कुछ चीजों की अनाउंसमेंट करेंगे। वो ये बोलेंगे कि देखिए अफगानिस्तान में हमने अलकायदा को हरा दिया, देखिए तालिबान ने किसी भी एक्सटर्नल एक्टर के साथ अपने कनेक्शन को तोड़ दिया, और एक्सटर्नल एक्टर मतलब अलकायदा। अलकायदा ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर उसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क के जो आपके ट्विन टावर्स थे उनके ऊपर अटैक कराया था। तो अलकायदा के साथ तो किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करेगी नहीं यूएसए, ठीक है ना। अलकायदा तालिबान से एक रिटर्न आज का स्टेटमेंट लिया है कि मतलब एक एश्योरेंस लिया है तालिबान से कि आप अलकायदा के साथ किसी भी तरीके की कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि 2001 में जब ट्विन टावर्स वाले अटैक हुए थे, उस समय पे यूएस ने तालिबान से बोला कि उसामा बिन लादेन हमको दे दो, अलकायदा के जो बाकी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने यूएस में अटैक कराया वो हमको दे दो। अलकायदा ने, ये तालिबान ने देने से मना कर दिया, तो यूएस घुस गया आपका अफगानिस्तान में। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे कि तालिबान ने अलकायदा से सारे रिलेशन तोड़ दिए। कुछ हद तक तालिबान ने भी बोला कि हाँ भाई हमने रिलेशंस तोड़ दिए, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि एक्चुअली में इनर स्टोरी ये नहीं है, रिलेशंस तोड़े नहीं गए। फिर भाई ये बोलेंगे कि हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया, हमने अफगानिस्तान में इलेक्शन और डेमोक्रेसी लिया। तो ये सारे अचीवमेंट्स बताएंगे ये डोनाल्ड ट्रंप अपने, और बहुत ही जल्दी अफगानिस्तान में जो ये सिविल स्ट्राइफ फैला हुआ है इससे निकलने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सारी की सारी अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएं, ये ट्रंप का टारगेट रहेगा। नवंबर के इलेक्शन से पहले शायद वो यहां पे ये अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वेस्ट एशिया को छोड़ दिया जाए, वेस्ट एशिया में जहां पे इजराइल और यूएई और बहरीन के बीच में एक डील हुई है, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट ट्रंप अपना बताएंगे तो वो अफगानिस्तान का होगा। लेकिन क्या ये एक क्रेडिबल अचीवमेंट है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये किसी भी तरीके से एक क्रेडिबल अचीवमेंट नहीं है। ऑथर बताता है क्यों क्रेडिबल अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि जब ये पीस प्रोसेस चल रहा था, जो अफगानिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट थी ना, अफगानिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये जानती थी कि तालिबान के साथ बातचीत करके कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। जो 5000 तालिबानी प्रिजनर्स थे आपके अफगानिस्तानी के जेलों में, इन सबको भी अफगानिस्तान की रूलिंग गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन यूएसए ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला अफगानिस्तान के ऊपर। यूएसए और तालिबान के बीच में फरवरी 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंदर बोला गया था कि हाँ भाई इंट्रा अफगान पीस टॉक्स करेंगे। अफगानिस्तान शुरू से ही बोल रहा था कि तालिबान को आप इतने कंसेशंस मत दीजिए, तालिबान अपनी बात पर टिकेगा नहीं। लेकिन फिर भी यूएस के प्रेशर के अंदर अफगानिस्तान ने 5000 ड्रेडेड
टेररिस्ट छोड़ दिए आपके तालिबान के। ठीक है, अभी भी अगर आप बात करो तो देखिए अफगानिस्तान की जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्राइफ है। जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है अफगानिस्तान की, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कुछ हद तक तालिबान के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तालिबान के साथ इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं। तो एक अजीब सा बवाल सा बच गया है। ओके, एक लोया जिरगा करके असेंबली है जो कि अफगानिस्तान में कराई जाती है, जहां पे सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अफगानिस्तान के ट्राइब्स के वो आके बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये अक्सर कर लोया जिरगा होती रहती है और इस लोया जिरगा में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और वहां पे एक डायलॉग करने की कोशिश की जाती है। अब बात यह है कि तालिबान की जो मोडस ऑपरेंडी है, क्या तालिबान एक डेमोक्रेसी को मानेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया दिया, तालिबान कभी भी एक डेमोक्रेसी को नहीं मानेगा। वो बस एक चीज चाहता है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और तालिबान एक और चीज चाहता है कि ये जो यूएस के ट्रूप्स हैं ये भाई अफगानिस्तान से निकल जाए। कहीं ना कहीं तालिबान अगर किसी चीज से डरता है तो वो यूएस ट्रूप से निकलता है। और तालिबान को पता है एक बार ये यूएस ट्रूप्स अगर अफगानिस्तान से निकल गए तो वो ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज पे होंगे। और कहीं ना कहीं तालिबान को यह भी पता है कि अगर हमको अपनी बातों को मनवाना है तो हम वायलेंस करके ही मनवा सकते हैं। और अभी तक वायलेंस चालू है, वायलेंस रुका नहीं है, पीस टॉक्स चल रही है। सोचिए, पीस टॉक्स चल रही है और वायलेंस चालू है, किसी भी तरीके का कोई सीज फायर नहीं हुआ है। एक और एंगल यहां पे बन रहा है, यूएस जब तक अफगानिस्तान में है तब तक अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में यूएस डोमिनेंट है। जैसे ही यूएसए अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स से निकल जाएगा, 3-4 प्लेयर्स और आ जाएंगे, जैसे पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इंडिया। ये अभी भी इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में, बट कोई भी डोमिनेंट नहीं है अफगानिस्तान में। जब तक यूएसए है आपका अफगानिस्तान के अंदर, तब तक कोई भी और प्लेयर अफगानिस्तान में डोमिनेंट नहीं हो सकता। अब अगर इंडिया बात करे, इंडिया अपनी बात करे, तो इंडिया के भी भाई एसेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाइना के भी एसेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर। और कहीं ना कहीं अपने एसेट्स को बचाने के लिए एक लिमिट से ज्यादा अगर ये कंट्रीज टेररिज्म को प्रमोट करेंगी तो प्रॉब्लमेटिक है इनके ही लिए, क्योंकि चाइना भी अपनी इकोनॉमी पे बहुत ध्यान दे रहा है और इंडिया भी अपनी इकोनॉमी पे बहुत ध्यान दे रहा है। तो बात पूरी की पूरी अमेरिका के इंटरवेंशन की है। जब अमेरिका घुसा था 2001 में, उसने अफगानिस्तान पर अटैक मारा था ट्विन टावर्स के अटैक की वजह से। तो अब अमेरिका को अगर एग्जिट करना है तो एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट होना चाहिए, जहां पे वो एक प्रॉपर ऐसा अरेंजमेंट छोड़ के जाए जिस अरेंजमेंट के हिसाब से जो अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डील हो सके। और उसके लिए चाहिए एक बीच का पॉइंट, किसके बीच में? तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में, जो कि अभी आता नजर आ नहीं रहा है। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने ये आर्टिकल को लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।